नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। पूरे देश में कोरोना से हाल बेहाल होता नजर आ रहा है और ऐसे में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर पंचकुला के सरकारी अस्पताल में देखने को मिली, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से 250 से ज्यादा मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। समय रहते पंजाब सरकार ने तुरंत पंचकुला के सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन पहुंचाई और 250 मरीजों की जान बचाई। आपको बता दें कि पंचकुला के सरकारी अस्पताल में देर रात अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि उसके साथ ही जो 250 से ज्यादा मरीज जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, उनकी थी जो स्थिति थी वो बिगड़ने लगी और इसके साथ उनकी चिंता लगातार बढ़ती चली गई। जिसके बाद जो वहां की प्रशासन था, सरकार थी, उन्होंने पंजाब सरकार से गुहार लगाई, जिसके बाद पंजाब सरकार ने मदद करते हुए तुरंत जानकारी मिलते ही वहां पर कुछ ही घंटे में ऑक्सीजन मुहैया कराई, जिस पर पंजाब सरकार वहां पर पहुंची और बिना किसी रुकावट के वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। हालांकि सुबह होते ही हरियाणा में ऑक्सीजन आने पर पंजाब सरकार को ऑक्सीजन वापस भी कर दी गई। तो ऐसी तस्वीर भी देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही, जहां पर जो राज्य हैं अपने अपने लेवल पर एक दूसरे की मदद करते नजर आ रही। ये ताजा तस्वीरें पंचकुला से, जहां पर एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की जैसे ही जानकारी पंजाब सरकार को मिलती है, पंजाब सरकार तुरंत हरकत में आती है और बिना किसी देरी के 250 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में ना पड़े, उसके लिए तुरंत वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराई जाती है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में अलग अलग तरीके से जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, बहुत चिंता उनसे लगातार हो रही है और बढ़ती चिंताओं के बीच में अब ऐसे में एक राहत की बात यह है कि अब जो राज्य हैं वो भी एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा तस्वीरें आज पंचकुला से सामने आई और पंचकुला इन तस्वीरों को देखकर स्थिति इसलिए भी बेहतर बताई जा रही है कि एक राज्य दूसरे राज्य की किस तरीके से मदद कर रहा है। आपको बताएं कि जैसे ही पंजाब सरकार को यह जानकारी मिली कि पंचकुला के एक सरकारी अस्पताल में 250 मरीजों की जान खतरे में है, उन लोगों को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, इस बात की जानकारी मिलते ही पंजाब सरकार ने तुरंत बिना किसी देरी के वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराई। आपको यह भी बताते चलें कि सुबह जब अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच गई तो उसके बाद पंजाब सरकार को जो ऑक्सीजन वहां से मंगाई गई थी वो वापस कर दी गई। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पूरे देश में जो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे लगातार अस्पतालों की स्थिति भी जो लगातार बदतर होती नजर आ रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स की लगातार कमी की खबरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन उन कमी की खबरों के बीच में जो राज्य हैं एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और ये ताजा उदाहरण है जब पंजाब सरकार ने पंचकुला में एक सरकारी अस्पताल में जहां पर ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई तो उन्होंने तुरंत के बिना किसी देरी के वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराई। इसके साथ ही वहां पर जो भर्ती थे 250 से ज्यादा मरीज, उन लोगों की जान बच गई, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही या देरी होती तो ना जाने कितने मरीजों की जान जा सकती थी। आपको यह भी बताते चले कि हर रोज 3 लाख से ज्यादा जो आंकड़े हैं बीते 9 दिनों से पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। मौत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इन मौतों में सबसे गंभीर स्थिति उन लोगों के लिए है जो लोग वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है और ऐसे में अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और ऐसे में पंचकुला से ताजा तस्वीरें सामने आई, सिविल अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से, और जैसे ही वहां पर यह सूचना प्रशासन को मिलती है कि अस्पताल में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो रही है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और उसके बाद उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी पंजाब सरकार को दी। पंजाब सरकार ने तुरंत इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाया और बिना किसी देरी के तुरंत वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराई। आपको यह बता दें कि पंजाब सरकार के इस कदम से 250 से ज्यादा लोगों की जो जिंदगी थी वो बच गई। अगर किसी भी तरह की कोई देरी होती, लापरवाही होती तो ना जाने अब किस तरह की क्या स्थिति वहां पर हो सकती थी। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते ना जाने हर रोज
कितने ही लोगों की जान चली जाती है। रेमडेसिविर की कमी से आपको बताएं कि जो कालाबाजारी देखने को मिलती थी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी देखने को मिलती थी, लेकिन इन सब के बीच में अब एक दूसरे की मदद करती हुई जो सरकारें नजर आ रही हैं और इसी के साथ में समन्वय बनाकर, तालमेल बनाकर लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको यह भी बताते चलें कि पंजाब सरकार के द्वारा यह भी अब फैसला लिया जा चुका है पहले ही कि कोई भी किसी भी राज्य का अगर शख्स है वो पंजाब में आके इलाज करा सकता है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के बाद ऑक्सीजन की कमी के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने एक पहल करते हुए दिल्ली के मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की है। इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन स्थानीय आम आदमी पार्टी की विधायिका राखी बिरलान और आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से राहत की खबर यह है कि अब इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान नहीं जाएगी। दरअसल मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन संजय गांधी अस्पताल के एमएस पीएस नैयर की मौजूदगी में स्थानीय विधायक राखी बिरला और इसके साथ ही राखी बिरलाइन के साथ ही वहां पर मुकेश अहलावत भी मौके पर मौजूद रहे और इस ऑक्सीजन प्लांट के बाद मरीजों के साथ साथ अब अस्पताल प्रशासन ने भी कुछ राहत की सांस ली है, क्योंकि इस ऑक्सीजन प्लांट के बाद अब कम से कम ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान इस अस्पताल में नहीं जाएगी। इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि सुल्तानपुर माजरा के विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से, इस पहल से न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बचेगी और अभी सरकार इसी तरह के प्लांट और भी खोलने की तैयारी कर रही है। तौर पर जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और कोरोना ने चारों तरफ तराई मचा रखी है, तबाही मचा रखी है, इसलिए इस समय ऑक्सीजन जो कोरोना ग्रसित मरीज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया और दिल्ली के लोगों ने ऑक्सीजन क्राइसिस का सामना किया, जिसकी वजह से हमने कई जानों को गंवाया भी। लेकिन उसी बीच एक राहत की खबर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के अथक प्रयासों के माध्यम से दिल्ली में मंगोलपुरी विधानसभा संजय गांधी अस्पताल के लोगों को मिली है कि कहाँ से आयात कर सीधा जो है ये प्लांट हमारे अस्पताल में लगा है और इससे हम लोग एक दिन में जो है 80 से 90 बड़े सिलेंडर की ऑक्सीजन ले पाएंगे और छोटे जो सिलेंडर है वो 100 से 125 की खपत के लिए जो हमारे पास उपलब्ध अभी इस महीने हमारी मोस्टली सभी हॉस्पिटलों में हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मोस्टली सभी हॉस्पिटल में लग जाए और इससे फ़ायदा ही होगा जनता को, क्योंकि कोरोना के कारण से ज़्यादातर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। ऑक्सीजन यदि लग जाएगी तो लोगों की जान बचा सकेंगे। बाकी क्या है कि कोरोना जब आया था तो एक नई चीज़ थी, लेकिन अब हम डॉक्टर सब समझने लगे हैं कि अभी इसका कैसे इसको लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो हम इसको तैयारी कर रहे हैं और वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग सके। और बाकी जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करूंगा अपने जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जिन्होंने इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोई 12 घंटे नहीं, कोई क्या नाम 18 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये प्लांट पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट है जिसको हमने 48 घंटे में फ्रांस से आने के बाद इंस्टॉल कर दिया है। ये ऐसा प्लांट जिससे हम 80 से 100 सिलेंडर रोज़ भरेंगे। इससे हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत की जो कमी है वो 1/3 कमी को ज़रूर पूरा किया जाएगा। और यदि हमारे पास एक प्लांट और आता है तो उसके साथ हम अपने मरीज बेड्स की संख्या संजय गांधी अस्पताल में और भी बढ़ा सकते हैं, जिसको हम शायद 200 तक भी ले जाएंगे और इससे हम ज़्यादा मरीजों को एडमिट कर सकेंगे और उनका इलाज। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली को थोड़ी राहत मिली है, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है, क्या कुछ अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं।
अस्पतालों के अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन की दिक्कतें सबसे ज्यादा आ रही थी और यहाँ तक कि बेडों की दिक्कत भी थी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास एक रास्ता था क्या ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सके, मगर इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने विदेशों से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए यहाँ पर अपील की गई और यहाँ तक कि अब दिल्ली के अंदर पहला एकमात्र ऐसा ऑक्सीजन प्लांट होगा जो अभी स्टार्ट कर दिया गया, लगभग 48 घंटे के अंदर ही स्टार्ट कर दिया गया संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर। मगर जिस तरीके से आपको इस अस्पताल के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी और लगातार कहीं ना कहीं जनता परेशान थी और इलाज कराने वाले सबसे ज्यादा परेशान थे, मगर जिस तरीके से इस ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर और ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। मगर जिस तरीके से कहा गया कुछ विधायक राखी बिरला की तरफ से भी कि अगर इस प्लांट के साथ एक और प्लांट लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति सुधर सकती है। मगर देखना है कि दिल्ली के अंदर किसमें और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये जरूर कहा गया था कि दिल्ली के अंदर लगभग 21 प्लांट लगाए जाएंगे, मगर जिस तरीके से लगातार और प्लांटों की बात कर रही है कि ऑक्सीजन प्लांट और लगातार बढ़ाए जाएंगे और हर अस्पताल के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा। मगर देखना होगा कि जैसे इस ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है तो और ऑक्सीजन प्लांटों की शुरुआत कब की जाएगी और उसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, क्योंकि इस ऑक्सीजन प्लांट की जो संख्या है लगभग 100 सिलेंडरों की है 24 घंटे के अंदर। मगर आने वाले दिनों के अंदर अगर एक ऑक्सीजन प्लांट एक और लगा दिया जाता है इसके साथ साथ तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा सुधर सकती है और बेडों की संख्या जो है इस अस्पताल के अंदर भी बढ़ाई जा सकती है। मगर कहीं ना कहीं और ज्यादा और अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर दिल्ली सरकार ने अगर ये समय रहते हुए करती तो कहीं ना कहीं स्थिति को इतनी भयावह नहीं होती। जी राजीव तिवारी, आप मौके पर मौजूद रहिए। वहां पर राखी बिरला जो कि आम आदमी विधायक हैं, मुकेश अहलावत भी मौके पर मौजूद रहे, उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा कि क्या और भी अस्पतालों में इस परियोजना को नीचे उतारने पर, जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है, क्या और भी अस्पतालों में प्लांट लगेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जिस तरीके से राखी बिरला यानी कि जो आम आदमी पार्टी के खुद विधायक है उनसे ही जानने की कोशिश करी, क्योंकि मंगोलपुरी ये ऐसा इलाका है जो उन्हीं के अंदर में आता है और उन्हीं का वही इसके एक विधायक है। मगर जिस तरीके से उन्होंने खुद साफ किया कि दिल्ली सरकार और भी ज्यादा प्लांट बनाने की कोशिश कर रही है और निरंतर इस तरीके के प्लांट जो है और भी बनाए जाएंगे अस्पतालों के अंदर। मगर देखना होगा दिल्ली के LNJP अस्पताल की बात करें, RML हॉस्पिटल की बात करें या फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल की बात करें या फिर कहे और अस्पतालों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अभी स्थिति कितनी सुधरी नहीं है। मगर कहीं ना कहीं सुधारने के लिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाने होंगे। मगर निरंतर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है अगर ये समय रहते करती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर मरीजों की संख्या इतनी नहीं बढ़ती और जो ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई है वो भी इस तरीके की नहीं होती। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर देखना होगा कि कोशिश कितनी कारगर होती है, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर सिर्फ एक प्लांट स्टार्ट हुआ है, दूसरे प्लांट की भी तैयारी चल रही है और ज्यादा प्लांटों की भी तैयारी की जा रही है। यहाँ तक कि रामला मैदान के अंदर जो ग्राउंड है उसको भी कहीं ना कहीं कोविड सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर लगातार जिस तरीके से सुधारने की कोशिश की जा रही है अगर ये समय रहते करती दिल्ली सरकार तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की इतनी किरकिरी नहीं होती। जी राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, वहां पर मौजूद डॉक्टरों से भी आपकी बातचीत हुई, डॉक्टरों ने क्या कहा कि क्या ये जो प्लांट है उनके अस्पताल के लिए जो आपूर्ति होती है ऑक्सीजन के लिए उसके लिए काफी है या अभी भी उन्हें बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत होगी और साथ में अगर जरूरत पड़ने पर दूसरे अस्पतालों को जरूरत पड़ती है तो क्या इस प्लांट के जरिए उन्हें भी ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी? देखिए बिल्कुल सही, जिस तरीके से हमने ये अस्पताल के जो MS थे यानी कि सबसे सीनियर डॉक्टर जो थे उन्होंने साफ कह दिया कि इस अस्पताल की जो खपत थी वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की वो जरूर इस प्लांट से पूरी हो जाएगी। मगर जिस तरीके से हम बेडों की संख्या बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन फिर कम पड़ सकती है, इसीलिए इसके साथ साथ एक और प्लांट लगाने की बात की गई है। और देखना होगा अगर आसपास के अस्पतालों की बात करें, छोटे अस्पतालों की बात करें या बड़े अस्पतालों की बात करें तो अभी इस प्लांट से ऑक्सीजन इतनी मुहैया नहीं हो पाएगी। मगर हाँ अगर दूसरा प्लांट लग जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति का सुधार मिल सकती है और ज्यादा अस्पतालों के अंदर भी ऑक्सीजन दी जा सकती है, क्योंकि लगातार 24 घंटे की जो खपत है इसकी वो 100 सिलेंडरों की और 100 सिलेंडर ही इसके अंदर 24 घंटे में भरे जा सकते हैं। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर दूसरा प्लांट कब लगाया जाता है या और अस्पतालों के अंदर दूसरे प्लांट कब लगाए जाते हैं। जी राजीव, क्योंकि अस्पताल में कई संक्रमित हैं जो भर्ती हैं, कई मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनके परिजनों से भी यकीनन आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ उनके परिजनों का कहना है, खासतौर पर वो स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्योंकि उनके खुद के इलाके में, खुद के क्षेत्र में अब प्लांट बन चुका है ऑक्सीजन का, राहत की सांस ले रहे हैं, खुश हैं वो लोग? बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें मरीजों की या फिर आसपास के लोगों की तो वो बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की गई है ये कोशिश अगर पहले की जाती तो कहीं ना कहीं राहत मिलती। मगर जिस तरीके से अभी भी स्थानीय
लोगों की माने तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि इस तरीके के प्लांट दिल्ली के अंदर और लगाने चाहिए और दिल्ली सरकार को निरंतर कोशिश करनी चाहिए, मगर देखना होगा ये कोशिश कितनी कारगर होती है, क्योंकि अभी ये पहला प्लांट है और उसके बाद में दिल्ली के अंदर और ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार स्थिति आप दिल्ली की देख रहे थे, आपने देखी कि किस तरह की स्थिति वहां पर है, लेकिन उससे थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। रुक करते हैं मुंबई का, तो आपको बताएं कि अब मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन इस बीच रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लें, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का, तो रुख मुंबई का करते हैं। आपको बताएं कि मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी नारकोटिक सेल ने अभिनेता दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल को गिरफ्तार किया है। आपको यह बता दें कि एंटी नारकोटिक सेल के मुताबिक सबसे पहले इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी मुजम्मिल अब्दुल रहमान शेख के मोबाइल से ध्रुव ताहिल का नंबर मिला था। शेख के मोबाइल की जब गहराई से जांच की गई तो ध्रुव ताहिल से कई बार चैट पर बात होने का सुराग मिला, जिसमें ड्रग्स से संबंधित चैट भी शामिल हैं। ध्रुव ताहिल ने मुजम्मिल के बैंक खाते में अपने खाते से कई बार पैसे भी ट्रांसफर किए थे और ये 6 बार इन पैसों से ड्रग्स खरीदी गई थी। ध्रुव 2019 से लगातार मुजम्मिल के संपर्क में है। ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने मुंबई एयरपोर्ट से 2 किलो सूडो एफेड्रीन ड्रग्स बरामद किया है। यह ड्रग्स अलग अलग देशों में भेजा जाता है। 29 अप्रैल को नागपुर से यह कंसाइनमेंट आया था, जिसका इस्तेमाल हाई प्रोफाइल रेव पार्टियों में किया जाता है। मामले में आगे की जांच के लिए मुंबई एनसीबी की एक टीम नागपुर के लिए रवाना हो चुकी है।
कल मुंबई एनसीबी ने 2 किलो सूडोएफेड्रिन जो कि कंट्रोल सब्सटेंस है एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे सीज किया गया है और इसके इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ जगहों पर और छापेमारी चल रही है। सर किस तरीके से जो है ये ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था, कुकर थे, इस तरीके के सामान थे उसमें भेजा जा रहा था? जो खाने के हॉट पॉट्स होते हैं तो उसमें कंसीलमेंट करके ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। सर ये नागपुर का भी कोई कनेक्शन है इस पूरे? वहाँ पर भी जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी मुंबई द्वारा वहाँ पर भी की जा रही है, जो सेंडर है उसकी इन्वेस्टिगेशन। सर कितने किलो या ग्राम्स में? 2 केजी अभी तक बरामद किया है और भी जैसे कि छापेमारी चल रही है, तो जैसा होगा आपको इन्फॉर्म किया। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो वहां पर एनसीबी को ये बड़ी कामयाबी मिली है और समीर वानखेड़े जो कि वहां के हेड हैं, चीफ हैं एनसीबी के मुंबई के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें और भी सुराग मिलने वाले हैं, ऐसा उन्होंने संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि एक टीम नागपुर के लिए रवाना हो चुकी है और वहां जो इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी, जो वहां पर हैंडलर हैं उससे पूछताछ की जाएगी। तो इस तरह की स्थिति मुंबई में कई बार देखने को मिली है और उसको लेकर लगातार मुंबई में एनसीबी एक्टिव है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है ताकि एनसीबी एक बार फिर से मुंबई को ड्रग्स मुक्त कर सके। लेकिन इसको लेकर लगातार हर रोज जो एक्शन है एनसीबी का वो देखने को मिलता है। एक बड़ी कामयाबी आज मिली है। आपको बता दें कि मुंबई एनसीबी ने 2 किलो सूडोएफेड्रिन ड्रग्स को बरामद किया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सोनी, बड़ी कामयाबी ये मिली है, क्या कुछ ही अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। ये वही देखिए, जिस तरह से लगातार मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स की जाल को तोड़ने के लिए एनसीबी और एंटी नार्कोटिक्स लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बीते दिन एनसीबी में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मुंबई के एयरपोर्ट से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। वहीं एंटी नार्कोटिक्स सेल ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से काफी बड़ी मात्रा में जो है ड्रग्स बरामद किया गया। लिहाजा ये भी बताया जा रहा है कि ये एक पिछले दिन एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, उससे निशानदेही के आधार पर जो है गिरफ्तारी की गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि किसी एक्टर के लड़के का नाम होने का जो है जानकारी मिली है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल है। सत्यप्रकाश सोनी, इस पूरे मामले को लेकर एक टीम नागपुर भी भेजी गई है, क्या कुछ जानकारी समीर वानखेड़े के द्वारा आपको मिली है? वहां पर क्या कोई हैंडलर है, क्या कुछ सुराग वहां से मिलने की आशंका उन्होंने जताई है? देखिए, जिस तरह से 65 वर्षीय एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से तमाम जानकारियां मिल रही थी कि मुंबई के अलग अलग जिलों में ड्रग्स का जाल किस तरह से फैला हुआ, किस तरह से ड्रग्स को लेकर सप्लाई की जाती है और ड्रग्स खरीदने वाला कौन है और उसको बड़ी मात्रा पर सप्लाई करने वाला कौन है, इसकी जो है लिंक कहीं कहीं एनसीबी को मिली है। लिहाजा एनसीबी लगातार उनकी तलाश कर रही है, जो कहीं कहीं मुंबई के अलावा नागपुर जैसे शहर में भी छिपे हुए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि एनसीबी की जो टीम नागपुर पहुंची है, उनके पास तमाम काफी बड़े दस्तावेज के अलावा तमाम कई ऐसे सुराग भी हैं, तो काफी लोगों की और गिरफ्तारी भी संभव है। सत्यप्रकाश सोनी, ये 2 किलो ड्रग्स बरामद की है, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है, क्या उसकी कीमत आंकी गई है और साथ में क्या कुछ जानकारी ये दी गई है कि क्या इससे पहले भी लगातार इस तरीके से जो ड्रग्स की सप्लाई होती रहती थी या फिर ये पहली बार हो रही थी? और इस पूरे मामले को लेकर और क्या जानकारी उन्होंने दी? देखिए मोहित, जब से सुशांत केस का मामला आया था उसके बाद से भी एनसीबी लगातार जांच कर रही है। ऐसे में पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के अलावा जो है एंटी नार्कोटिक्स लगातार जांच कर रही है। ऐसे में जिस तरह से ड्रग्स बरामद किया गया है, उसकी अगर कीमतों की बात करें तो मुंबई में जिस तरह से मार्केट होती है उसकी कीमत अलग आकी जाती है, जबकि शहर यानी कि विदेशों में जो कीमत होती है वो अलग आकी जाती है। ऐसे में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक छापेमारी और कार्रवाई एनसीबी एंटी नार्कोटिक्स सेल कर रही है, कहीं न कहीं बड़ी कामयाबी जरूर मिले। लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने कहा था कि जो ड्रग्स का जाल पूरी मुंबई में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसको तोड़ा जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से लगातार एनसीबी और एंटी नार्कोटिक्स कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब तक ऐसे सुराग एनसीबी को नहीं मिले हैं या एंटी नार्कोटिक्स सेल को नहीं मिले हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अकेला हो और इस तरह से ड्रग्स सप्लाई करता हो।
मैं ध्रुव तावल के बारे में जानने की कोशिश करूं। सत्यप्रकाश सोनी, उनको गिरफ्तार किया गया है, किस सूचना के बाद उन्हें जानकारी मिली कि ध्रुव ताहिल भी इस पूरे मामले को लेकर शामिल है? क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए, ध्रुव ताहिल वो शख्स है जो बड़ी मात्रा में, बड़ी खेप में जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करता था। लिहाजा इसके पहले एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया था। उसके निशानदेही के आधार पर तमाम सबूत मिले थे और जानकारियां मिली थी एनसीबी एंटी नारकोटिक्स सेल को, जिसको लेकर कार्रवाई चल रही थी। ऐसे में जब ध्रुव की गिरफ्तारी हुई तो माना जा रहा है कि तमाम बड़े अहम सुराग और तमाम बड़ी जानकारियां जो है अब एंटी नारकोटिक्स सेल के हाथ लगने वाली है। सत्यप्रकाश सोनी, लगातार क्योंकि एक्शन भी जारी है, लगातार कोशिशें पुलिस के द्वारा, एनसीबी के द्वारा, एंटी ड्रग्स के द्वारा भी लगातार अलग अलग तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं तमाम एजेंसियों के द्वारा, बावजूद इसके ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि लोग अभी भी जो इस तरीके से सप्लाई चल रही है, ड्रग्स का जो खपत भी हो रही है, क्या जानकारी इसको लेकर दी है कि कहां लापरवाही हो रही है? क्यों आखिरकार जो लोग सुनते नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए मोहित, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि बिना ड्रग्स के बॉलीवुड सितारे जो तमाम कई बड़े आम सितारे, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो संलिप्तता दिखाई दे रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बिना ड्रग्स के वो रह ही नहीं सकते। और जब वो सेट पे जाते तभी भी उनको ड्रग्स चाहिए और सेट से नीचे आते तभी उनको ड्रग्स चाहिए। तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा जो खेप है वो कहीं न कहीं मुंबई के बॉलीवुड इंडस्ट्री में सप्लाई होता है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इसका सेवन भी बड़ी मात्रा में होता है। ऐसे में जैसे शुरुआती दौर में देखा गया कि मुंबई में नाइजीरियन आकर जो है इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि नाइजीरियन के माध्यम से बॉलीवुड के तमाम सितारे, बॉलीवुड के तमाम छोटे मोटे कलाकार भी अब कहीं न कहीं ड्रग्स सप्लाई में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्यप्रकाश सोनी ने जानकारी दी कि किस तरीके से लगातार एनसीबी का एक्शन जारी है, एक बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। एएनबी न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा दा सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे जोड़े गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल हुंदियां हन।